हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। क्या हाल चाल सारे के भाई? बहुत खूब, बहुत खूब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, दोस्तों, भाई पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ी थी बातचीत, मैं उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन तैयार की। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेंस की डेफिनेशन तैयार की और टेंस की डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में समझने का प्रयास किया। अब इसी कहानी को थोड़ा आगे हम लोग लेकर चलें तो टेंस के एक नेक्स्ट लेवल पर मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। और टेंस का जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। जो लोग कमेंटबाजी में लगे पड़े हैं, हम सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि नहीं सुना नहीं समझा तो ये जो कमेंट्स हैं आप लोगों के, ये आपके नुकसान का रास्ता बना देंगे। ठीक है जी। तो अब मैं चीज़ों को शुरू करना चाहूँगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। वो कैब की PDF अपलोड हो जाएगी, उसके लिए घबराहट बिल्कुल दिल में ना बनाएं। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट चल रही है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मुझे ऐसा ना कहें कि सर ये हो वो हो ऐसा कराओ, इससे टोटल इरिटेशन होती है और टीचर का ध्यान भटकता है। आपका काम है बैच ज्वाइन किया, बड़े ध्यान से सुनते समझते चले जाएं। हम जानते हैं हमें कहाँ कौन सी चीज़ आपको बतानी है। अरे आज की वो कैब तो ज़रा पेश करो ना सरकार। थैंक यू। वो कैब का सेट नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, कृपया इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले लिखा है हमारे सामने एक प्यारा सा शब्द रिमिस। रिमिस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ केयरलेस। जब आप लापरवाह होते हैं उसी को आप कहते हैं रिमिस। नंबर 2 पर हमारे सामने लिखा है रिमनस्ट्रेट। रिमनस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो रिमनस्ट्रेट का अर्थ हुआ प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करने का अर्थ हमें समझ आता है जब आप किसी भी चीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। नंबर 3 पर आता है शब्द रेंड। रेंड का अर्थ होता है टीयर अपार्ट, यानी कि स्प्लिट। जब आप किसी भी पेज को, किसी भी चीज को फाड़ कर 2 हिस्सों में फेंक देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेंड। नंबर 4 पर आया सिमुलेट। सिमुलेट का अर्थ होता है रोल प्ले। मैं लिख देता हूं इसको। सिमुलेट का अर्थ होता है रोल प्ले। जब आप किसी का रोल प्ले करते हैं, जब आप किसी भी इंसान का रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम लोग लेकर चलते हैं तो एक अगली बात आती है जिसे हमने कहा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस काफी इंपॉर्टेंट है। जब एंटी की हम बात करते हैं तो एंटी का अर्थ हुआ ऑपोजिट। एंटी का अर्थ हुआ ऑपोजिट। और थीसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ स्टेटमेंट। यानी कि जब 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रखी जाती है उसी को एंटीथीसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इन 5 शब्दों को फटाफट से पढ़ें, फिर आगे लेकर चलते हैं। अगली वोकैबुलरी से मिलते हैं बच्चों। लिखा हमारे सामने एक अगला शब्द क्रिवाइस। क्रिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो इसे कहा फिशर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव पोर्टली। पोर्टली की अगर हम बात करते हैं प्लम। प्लम का अगर हम मीनिंग समझें तो इसका अर्थ हुआ फूला हुआ। ठीक है जी। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉल्ड पोर्टेबल। पोर्टेबल की अगर हम बात करें तो ड्रिंकेबल। आप जिस पानी को पीते हैं उस पानी को आप ड्रिंकेबल कहते हैं, पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, पोर्टेबल जिसे पिया जा सके। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का अर्थ होता है तुच्छ, ट्रिवियल, जिसकी कोई वर्थ नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसी को हम कहते हैं फ्लिपेंट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्लिपेंसी। ये फ्लिपेंट से ही बना शब्द है। इसका अर्थ हुआ वही इरिवरेंस, जिसके अंदर इज्जत नहीं होती। अगले शब्दों की अगर हम बात करें तो अगली बातचीत पर हम कहानी को लेकर चलते हैं। प्लीज पे अटेंशन। यस प्लीज।
चलिए अगले शब्दों की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं साइन क्यूनन। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान से समझना। अ थिंग विच इज वेरी नेसेसरी, एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज जिसके बगैर काम ना चले। इसी के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप लोगों से पूछा जाता है, तो उसे हम कहते हैं इनडिस्पेंसेबल। इनडिस्पेंसेबल, जिसके बिना काम ना चले। ठीक है जी, उसी को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं साइन क्यूनन। ठीक है बच्चों, इसी से जुड़ा एक और मैं आप लोगों को शब्द लिखवा देता हूं, इसे हम कहते हैं साइन डाई। इसका मतलब अगर हम कहने की कोशिश करें फॉरएवर, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, जिसका वजूद कभी खत्म ना हो। ठीक है, चलिए अगली बात हम समझने की कोशिश करते हैं। अगली बात हम समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं चार्म। चार्म की अगर हम बात करें तो चार्म का अर्थ होता है जब किसी चीज को हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। चार्म की अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। चार्म नाउन की तरह से, चार्म वर्ब की तरह, दोनों तरीके से यूज हो सकता है दोस्तों। अगला एक शब्द आता है एड्यूस। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एड्यूस, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब एड्यूस की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ जिक्र करना या वर्णन करना। मैं फिर कह रहा हूं, इसका अर्थ जब आप कहते हैं जिक्र करना या फिर वर्णन करना, जिसका आप कहीं पर भी जिक्र करते हैं। 15 पर आता है एक शब्द क्रोचेटी। क्रोचेटी का अर्थ होता है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाने वाला शब्द है एक्सेंट्रिक। इसे हम अगर कहने की कोशिश करें तो अ पर्सन विद अनयूजुअल बिहेवियर, एक ऐसा इंसान जिसके व्यवहार को आप कभी भी, एक ऐसा इंसान जिसका व्यवहार आप कभी भी समझ नहीं पाते, वो क्या कर बैठे, क्या कह बैठे, जिसके व्यवहार को आप कभी समझ नहीं पाते। इसी का सिनोनिम आप लोगों से पूछा जाता है, तो इसका सिनोनिम भी बड़ा प्यारा है, इसे हम कहते हैं वियर्ड। ठीक है जी, इसी के अगर सिनोनिम की हम बात करें वियर्ड। ठीक है जी, दोनों के दोनों शब्दों का कृपया ध्यान रखें। कृपया एक बार इन शब्दों को देख लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। अगले शब्द की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये शब्द आया हमारे सामने क्रक्स। क्रक्स हम कहने की कोशिश करते हैं तो क्रक्स का शाब्दिक अर्थ होता है मुख्य बिंदु। ठीक है जी, आप किसी भी दोस्त से बात करते हो, वो परेशानी में है, अब वो अपनी परेशानी का जिक्र जब आपके सामने करता है तो आप उससे पूछते हैं भैया असली बात, मेन मुद्दा क्या है, वो मुझे एक सेंटेंस में, एक शब्द में बता दो। तो एग्जैक्टली आप जो जानना चाहते हैं वो है क्रक्स। ठीक है जी, इसे ध्यान रखेंगे। क्रक्स का मतलब मुख्य बिंदु जो किसी समस्या का है या किसी भी बात का है। 17th पॉइंट है जिसे हम कहते हैं क्रिप्टिक। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, परीक्षा में पूछा भी गया है। क्रिप्टिक हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं रहस्यमयी। हिंदी में अगर हम इसे समझें तो इसे हम कहते हैं रहस्यमयी, यानी कि जिसको जानने की इच्छा सभी में रहती है। कुल मिलाकर जिसे समझने का प्रयास किया जाए क्रिप्टिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेम्बलेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेम्बलेंस का अर्थ होता है अपीयरेंस। सेम्बलेंस का अर्थ होता है अपीयरेंस। अब अगर इसी के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करें री, तो हम इस री के बारे में जान ही चुके हैं। इसका अर्थ होता है बैक या फिर अगेन। तो इसका शाब्दिक अर्थ यहां से तैयार हुआ, जब किसी का अपीयरेंस किसी से मिले, जब किसी का अपीयरेंस किसी से मिले, उसी को हम कहते हैं रिजेम्बलेंस। कई बार हम कहते नहीं है कि इसका चेहरा इसके पिता से मिलता है, तो इसका मतलब हुआ रिजेम्बलेंस ऑफ दिस चाइल्ड इज। क्लियर है। आगे आती है बात हमारे सामने मुनिफिसेंट। शब्द को मेरे साथ भी पढ़ने की कोशिश करें। मुनिफिसेंट। मुनिफिसेंट की अगर हम बात करें तो दयावान, जिसे हम कहते हैं जेनरस। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं दयावान। अगली बात को अगर हम चलते हैं लेकर, आगे आती है बात हमारे सामने म्यूज। म्यूज की अगर हम बात करते हैं तो चिंतन करना, मेडिटेट या फिर पॉन्डर। चिंतन करना, विचार करना, इसे हम कहते हैं म्यूज। 5 शब्द हैं बच्चों, कृपया ध्यान से इन्हें पढ़ने की कोशिश करें।
आखिरी 5 शब्द आपके सामने आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्कमिटेंट। काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्कमिटेंट। अब इसे थोड़ा समझें तो इसे हम कहते हैं कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी यानी कि समसामयिक, जो आपके समय के हैं उसे हम कहते हैं कंटेम्परेरी। जैसे अगर हम थोड़ा रिवर्स में जाएं तो हमारे दादाजी गांधी जी के समय के रहे हैं, गांधी जी के समय के रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं गांधी जी के कंटेम्परेरी रहे हैं, समसामयिक इसे आप हिंदी में कहते हैं। आगे बात हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्ट स्पेलिंग टेस्ट में भी दिया जाता है। कॉन्कॉक्ट का अर्थ होता है जब मन घड़ंत कहानी बनाई जाती है। कॉन्कॉक्ट हम कहते हैं जब मन घड़ंत कहानी बनाई जाती है, हकीकत नहीं, जब झूठी कहानियां रची जाती हैं उसी को हम कहते हैं कॉन्कॉक्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव 23rd कंसीड। कंसीड की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज को मान लेना। जब आप किसी गलती को, गलतफहमी को, किसी भी बुरी काम को मान लेते हैं, ठीक है, टू एडमिट, ठीक है। इसका एक और अर्थ होता है जब आप किसी को परमिशन देते हैं, कंसीड करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कर्टीज। कर्टीज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये उन लोगों की है जो धीरे धीरे, उन लोगों की लाइन जो धीरे धीरे किसी के अंतिम शव यात्रा पर साथ साथ चलती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई एक्सपायर हो जाए, अगर कोई एक्सपायर हो जाए तो उसके पीछे, उसे जब लेकर जाया जाता है शमशान, तो उसके पीछे कई सारे लोग चलते हैं, राम नाम सत्य है, सुना है, उसी को हम कहते हैं कॉर्टेज। द लास्ट वर्ड वी हैव प्रोटेंसिव। प्रोटेंसिव का अर्थ हुआ कॉन्टिन्यूअस। प्रोटेंसिव का हुआ अर्थ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हुआ जो चीज लगातार चलती है, ठीक है, उसी को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। पहले इन 5 शब्दों को एक बार ध्यान से पढ़ें, फिर कहानी लेकर चलते हैं आगे। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन चीजों को पढ़ लिया है। चलिए भैया कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने टेंस के बेसिक लेवल की बात की, जिसमें हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनती है, और मैं उम्मीद करता हूं पिछली क्लास की कहानी को बहुत आराम से आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि पिछली क्लास तक हम लोग नए स्टूडेंट्स की भी इंतजार में रहे, इसलिए चीजें थोड़ी आराम से चली। आज अपन बेस्ट पिकअप में चलते हैं और समझना शुरू करते हैं दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से समझने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। एक बार, आखिरी बार, कृपया ध्यान से सुन लें। जिन बच्चों के दिमाग में ये चीज चल रही है कि आपके कमेंट्स पर मैं ध्यान दूंगा, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही प्लीज बैच में एक्टिव हैं। पढ़ने वाले बच्चों का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, सर आओ जी जान लड़ाकर हमें पढ़ाओ, हर एक बात को बड़े ध्यान से समझाओ। आपके दिमाग में अगर ये गलत फहमी है कि सर आपके कमेंट से कोई फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके कमेंट्स की सच में कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी तारीफ करें, आप मेरी बुराई करें, सिर्फ आपका एक जगह पर्पस होना चाहिए मेरे दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप पढ़ाओ, हमें ध्यान से सुनना है, समझना है। जो बच्चा साथ साथ कमेंट कर रहा है वो डैमेज है, पहले मैं बता देता हूं। दूसरी बात, जो बच्चा साथ साथ लिखने के चक्कर में बैठा है वो भी डैमेज है। कहानी को ध्यान से सुनो और समझो। लेक्चर खत्म होने के बाद आराम से बैठो, अपनी पूरी की पूरी वीडियो को देखते जाओ, अपने नोट्स बनाओ। जहां मैं आप लोगों को बुलवाना चाहता हूं वहां बोलने की कोशिश करें। जहां मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना सिखाना चाहता हूं उस पर फोकस करें। आप लोग इसी तरीके से सीखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोग काफी लगे पड़े हैं सर पीडीएफ दो पीडीएफ दो, सारी पीडीएफ दी जाएंगी। आपका कोई भाई दोस्त आसपास पड़ोस में जो भी बच्चा मेरे पुराने किसी भी बैच में है, आप उनसे पूछ सकते। इतना सारा मटेरियल दिया जाता है बच्चों को, इतना सारा मटेरियल जिसकी हद नहीं है।
टू बी वेरी फ्रैंक। इतना मटेरियल दिया जाता है, आपके चीखने से कुछ भी नहीं होगा। आप बड़े ध्यान से सुनते जाएं, समझते चले जाएं। आज हकीकत में मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ना धीरे धीरे इस इंग्लिश को पढ़ने के लिए मेरे एटीट्यूड को फॉलो करना होगा। आप जितना मेरे साथ चलोगे उतना ही ध्यान से समझोगे। आप जितना अलग रास्ता ढूंढने की कोशिश करोगे, घूम फिर कर आपका नुकसान है। किसी बच्चे के दिल में यह है कि सर हिंदी क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर सिलेक्शन अगर लेना है तो इस हिंदी की जगह इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना शुरू करो, ठीक है। जितना हर दिन लेक्चर में आपको करा रहा हूं उस चीज को जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे आपका फायदा है, ठीक है। एक आखिरी बात और समझा देता हूं भाई। कई सारे बच्चों के दिल में ये है सर ये CHSL के लिए है, ये CGL के लिए, ये CPO के लिए। मेरे बैचेस सभी के सभी पेपर्स के लिए होते हैं, तो कृपया ऐसा मूर्खों वाला सवाल कभी ना पूछें। मेरा काम है इंग्लिश को लेकर चलना, अब की बार आखिरी बार। क्लियर है? इज माई पॉइंट क्लियर? प्लीज अब बार बार इस तरीके के अच्छे सवाल ना पूछें। मेरा ध्यान है पढ़ाने पर, मैं पढ़ाने के लिए जाना चाहता हूं भाई, जी जान लड़ाकर पढ़ाऊंगा। कृपया ध्यान से सुने और समझें, चाहे आप कोई भी हैं, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों की कहानी मिलाना चाहूंगा एक अगली बात से। दोस्तों इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हम एक साथ एक नहीं दो टेंस का यूज करना चाहेंगे और उनके बीच कंपैरिजन तैयार करेंगे। और सबसे पहले लो जी भैया बात शुरू कर देते हैं। टेंस का नाम मैंने लिखा आपके सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंपैरिजन हम लेके चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहली बात हमारे सामने आती है और ये हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर जब हम मेंशन करना चाहते हैं टू मेंशन अ हैबिट। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, मेरे साथ बोलकर सुनाओ, अ हैबिट। हैबिट अगर हम समझना चाहें तो हैबिट इनफैक्ट होती क्या है। हैबिट को ही हम लोग अगर कहने की कोशिश करें तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों रूटीन एक्शन। क्या कहा मेरे दोस्तों? रूटीन एक्शन। मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोलूंगा, ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करें। दोनों के दोनों सेंटेंसेस में ये सोचने की कोशिश करनी है कि इन सेंटेंसेस में हैबिट या रूटीन कौन से सेंटेंस ने बताई। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। मैं अगर कहूं मैं 5 बजे उठता हूं, फिर मैंने कहा मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूं, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस में हैबिट कौन से सेंटेंस ने बताई है? शाबाश, सेकंड सेंटेंस ने। अब आपको कैसे पता चला कि इसने हैबिट बताई है? आपने कहा हर सुबह का जिक्र हुआ, इसका मतलब क्या समझ आया? हैबिट बताने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे शब्द चाहिए जो हैबिट बताएंगे भाई, सीधी बात है। अरे हाँ है ना। अब इसी तरह के शब्दों की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं कीवर्ड्स। कृपया ध्यान से पढ़ें ये क्या लिखा। ऐसे ही शब्दों को अगर हम कायदे से समझें तो ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है बच्चों। ऐसे शब्द जो किसी भी हैबिट या रूटीन को रिफ्लेक्ट करते हैं तो ऐसे शब्दों को फिलहाल के लिए हम कहते हैं बच्चों कीवर्ड्स। अब कई तरह के ऐसे शब्द हो सकते हैं जो हैबिट या रूटीन बताने की काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक शब्द ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली। मैं अगर कहना चाहूं और भी शब्द हो सकते हैं, नेवर, seldom, hardly, rarely, barely, scarcely। शब्दों की बात है, थोड़ा और आगे चल लेते हैं। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मैंने कहा every morning। मैं अगर कहने की कोशिश करूं every night। मैं अगर कहने की कोशिश करूं ऐसा और भी शब्द है, जैसे मैंने कहा ऑफ एंड ऑन। या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें, शब्दों की माया है, डे इन एंड डे आउट। सारी सारी रात सोई नहीं,
ठीक है। इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ये शब्द बताते हैं हमारे रूटीन के बारे में, और ऐसे शब्द रूटीन की ही बात करते हैं तो हैबिट भी बताते हैं। चलिए कहानी को समझने के लिए मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिखूंगा, कृपया आप फोकस्ड रहें, सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें और कहानी में क्या हो सकता है उसे सोचें। कमेंट से बचे, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इन कमेंट से आप लोग डैमेज होंगे और ये सच है, ठीक है ना। आप अगर डैमेज होते हैं तो मुझे एक नुकसान है कि मैं जिस बच्चे का सिलेक्शन दिला सकता था वो बच्चा सिलेक्शन से दूर हो गया है। कमेंट से बचें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। मैं कुछ एक सेंटेंसेस लिख रहा हूं, सभी सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। मैंने आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर थोड़ा सा ध्यान हम लगाने की कोशिश करें तो पहले एक बार इन सारी की सारी बातचीत को आप थोड़ा ध्यान से देखें। मैं इसे रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, और रिवाइज कराने के बाद चीज़ों को सिस्टमेटिक आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। कृपया ध्यान से देखें। अब आप सभी से उम्मीद है कृपया मेरे साथ मिलकर इस कहानी को समझें। सबसे पहले हम लोगों ने कंपैरिजन बनाना शुरू किया और ये कंपैरिजन दो टेंसेस के बीच है। एक हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हमने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन बातों को अगर हम देखना चाहें तो इन बातों में असली मुद्दा क्या है थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं जब मेंशन करना चाहते हैं। पढ़कर सुनाओ जरा क्या लिखा। शाबाश। आप लोग अपने अपने हेडफोन्स कान पर लगाए रखें और बड़े ध्यान से सुने और समझें। जहां मैं आपको बुलवाना चाहूं बोलें, और यही है वो खास अंदाज जिसमें आप रियल क्लासरूम सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप ऐसा सोचते ही क्यों है कि आप अपने मोबाइल फोन पर लगे पड़े हैं? अरे आप रियल क्लास में मेरे सामने पढ़ते तो भी मैं आपको ऐसे ही बुलवा कर पढ़ाता, तभी तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट मेंशन करता है, बच्चों बोलो जरा,
हैबिट या फिर क्या कहा, रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए हमें कुछ एक शब्दों की जरूरत पड़ती है, कायदे से उसे हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है बच्चों, और कीवर्ड्स की एक बहुत खूबसूरत लिस्ट आपके सामने है, कृपया ध्यान से समझें। मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को इतना पढ़ना चाहूं, रानी इज कमिंग लेट, तो हमें लिखे हुए सेंटेंस को देखने पर समझ आया कि ये तो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। अरे भाई हाँ है ना। जैसे ही मैंने लिखा हुआ देखा यहाँ पर ऑलवेज, इस ऑलवेज को देखते ही इशारा किस तरफ हुआ, अरे वाह, हैबिट को ही आप क्या कहोगे, रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए कौन से टेंस की जरूरत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए इस इज को और कमिंग को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया कम्स। इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। मैंने जितना सेंटेंस अंडरलाइन किया बच्चों पढ़कर सुनाए, शाबाश। यानी कि ये तो एक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, लेकिन जैसे ही लिखा हुआ मैंने ध्यान से देखा, ऑफन, ऑफन इशारा करता है किसकी चीज की तरफ, हैबिट या फिर क्या कहोगे, रूटीन। हैबिट या रूटीन बताई जाए कौन से टेंस में, शाबाश। इसीलिए इस को और टेलिंग को दोनों को हटाकर हम लोगों को लिखना होगा, दोनों को हमें लिखना होगा तो इसीलिए हम लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है। एक अगले सवाल पर काम करते हैं। जितना अंडरलाइन किया दोस्तों जरा पढ़कर सुनाए, शाबाश। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आगे कहानी को बड़े अच्छे से समझने का काम करते हैं। ठीक है, तो लिखे हुए सेंटेंस पर काम करना चाहेंगे तो ये हुई हमारी बात इस यूजुअली को देखने की। यूजुअली बताने का काम करता है हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन बताई जाती है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही हम लोगों ने इन दोनों को हटाकर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, कॉल्स। क्लियर है? करेक्ट आंसर बनता है मीना यूजुअली कॉल्स हर फ्रेंड्स। करेक्ट हुआ बच्चों? अब अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। अंडरलाइन किया सेंटेंस को जनाब जरा पढ़कर देखें। शी इज टेकिंग एक्सरसाइज। जब कोई इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए डू शब्द का यूज नहीं होता, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक। ठीक है ना जी। अब इस लिखे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं शी इज टेकिंग एक्सरसाइज, तो बच्चों यहां पर इस लिखे हुए एवरीडे की अगर मैं बात करता हूं तो इसी की वजह से इशारा हुआ हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। हैबिट या रूटीन एक्शन बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसीलिए इस इज को और टेकिंग को हटाकर हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या बिल्कुल ठीक कहा, टेक्स। क्लियर हुआ? अगर हम सेंटेंस की बात थोड़ा आगे अगर हम थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करें तो मेरे दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपको लग रहा है शायद इस एवरीडे को गलत जगह लिखा है। हकीकत में अगर हम ध्यान से समझे तो इस एवरीडे को शायद यहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए। कुछ बच्चों को महसूस हुआ है कि शायद इस एवरीडे की अरेंजमेंट होनी चाहिए सेंटेंस के आखिर में। इस एवरीडे की अरेंजमेंट होनी चाहिए सेंटेंस के आखिर में। यहाँ से हमारा दूसरा सवाल तैयार हुआ। एक सवाल तो हमने ये तैयार किया कि इन सभी के सभी कीवर्ड से हम बताते हैं हैबिट या फिर रूटीन एक्शन कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा सवाल तैयार होता नजर आया कि इन कीवर्ड्स को लिखने की जगह भी फिक्स होती है। इसी को हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। क्या कहते हैं दोस्तों? अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। हमारे सामने लिखे हुए ये जो दो शब्दों की कैटेगरी आपके सामने अभी लिखी है मैंने, इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम अरेंजमेंट बात करना चाहें तो इन्हें हम हमेशा लिखते हैं दोस्तों वर्ब से ठीक पहले। इन्हें हम लिखने की कोशिश करते हैं वर्ब से ठीक पहले। ठीक है, जब इन्हें हम वर्ब से ठीक पहले लिखते हैं तो फिर थोड़ी आगे बात लेकर चलते हैं। ऐसे शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ब से ठीक पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, और इन शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम वर्ब से ठीक पहले नहीं, इन्हें हम लिखते हैं सेंटेंस के आखिर में। क्लियर है बातचीत? अब थोड़ा कायदा समझने का कोशिश करेंगे। सर आखिर क्या खास बात है इन शब्दों में जिन्हें वर्ब से ठीक पहले हम लिखते हैं? बच्चों इन्हें थोड़ा ध्यान से समझें तो ये सभी के सभी शब्द बताते हैं हमें फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले लिखते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने लिखे हुए इस शब्द में एवरी के साथ लिखा मॉर्निंग। मॉर्निंग एक शब्द है जो समय की जानकारी देता है, तो बच्चों इसका थोड़ा ध्यान रखें। फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा है एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं टाइम, और याद रखना इस बात को कि टाइम को बताने वाले शब्द हम हमेशा रखते हैं सेंटेंस के आखिर में। अगर कोई इंसान आपके सामने कोई इंसान ये कहता है टुमारो आई विल मीट रोहन,
अगर कोई इंसान ये सेंटेंस कहता है टुमारो आई विल मीट रोहन, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ। सेंटेंस को ठीक कहना होगा आई विल मीट रोहन टुमारो। समय को बताने वाले शब्द हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। तो ये हुआ हमारे सामने एक दूसरा सेंटेंस। जब दूसरा सेंटेंस हम लोगों ने या दूसरा लॉजिक हमने समझा, तो इन कीवर्ड्स की अरेंजमेंट भी अपने आप में बिल्कुल सही होनी चाहिए। आ जाओ बच्चों, एक अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो मैं सेंटेंस को अंडरलाइन करूं जितना, उतना ही पढ़कर देखें। मोनू इज अटेंडिंग पार्टीज। इसका मतलब मामला कॉन्टिन्यूस टेंस में हुआ, बोलो हाँ। अब ये मामला अगर कॉन्टिन्यूस में हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा हुआ देखा ऑफन, क्या लिखा देखा बच्चों? ऑफन। तो ऑफन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बताने का काम करता है किस चीज के बारे में? हैबिट, या फिर क्या कहा, रूटीन एक्शन। तो हैबिट या रूटीन बताने के लिए कौन से टेंस की हमें जरूरत है? ठीक है भाई, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को हटाया यहां से और इसकी जगह हम लोगों ने लिखने का काम किया अटेंड्स। ठीक है भाई। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या ऑफन अपनी जगह सही लिखा है? आप कहोगे नहीं सर, ऑफन शब्द कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम हमेशा रखते हैं वर्ब से ठीक पहले। इसका मतलब इस ऑफन की अरेंजमेंट यहां ना होकर होनी चाहिए अटेंड से पहले। तो आपका करेक्ट आंसर जो बनता है वो बना मोनू ऑफन अटेंड्स पार्टीज। करेक्ट हुआ भाई। एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और इस लिखे हुए क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेरे सामने लिखा सेंटेंस जरा पढ़कर देखें। शी इज मिसिंग द क्लास। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस बातचीत कही गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस पे मैं ध्यान से देखना चाहूं, ये लिखा है मेरे सामने शब्द डेली। अरे हाँ है ना, यानी कि ये तो हैबिट या रूटीन एक्शन की बात हुई, और जहां हैबिट या रूटीन एक्शन की बात हुई उसे हम बताते हैं कौन से टेंस में। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस इज को और मिसिंग को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया मिसेस। अब मुझे देखना है क्या ये डेली अपनी जगह सही है? क्या ये लिखा हुआ जो डेली है ये अपनी जगह सही है? बिल्कुल गलत हुआ। बच्चों ने ये चीज पर दिमाग लगाने का काम किया होगा कि जब डेली की हम बात करते हैं तो ये शब्द बना है डे के साथ एलवाई को जोड़कर। अरे भैया, अगर डे को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो डे तो समय को बताने वाला शब्द है, और जो शब्द समय की जानकारी दे तो वो हम हमेशा रखते हैं सेंटेंस के लास्ट में। इसीलिए इस लिखे हुए शब्द की बातचीत होनी चाहिए क्लास के बाद। कितने ही बच्चे, कितने ही लोग ये शब्द हमेशा गलत बोलते हैं। वो कहते हैं अक्सर ही डेली इरिटेट्स मी। क्या कहना ठीक होगा? ना जी ना, हाँ। क्या होना चाहिए? ही इरिटेट्स मी डेली। डेली शब्द समय की जानकारी देने वाला आखिर में होना चाहिए। यहां तक की बात क्लियर है। अब मैं आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। कुछ शब्द आपके सामने अंडरलाइन करूंगा, उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं देख रहा हूं अभी भी कुछ बच्चे अपने कमेंट्स लिखकर अपने आप को परेशान कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ये हरकत ठीक नहीं लगती बेटा। मैं बोल रहा हूं किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। आप सुनेंगे, समझेंगे, आपका सिलेक्शन मैं निश्चित कर सकता हूं, लेकिन आप बेवजह की ये जो बकवास करते हैं बिल्कुल आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आज के 4 दिन के बाद आपको कुछ समझ आना बंद हो जाए, आपको इस बात का दर्द महसूस होगा कि सर पर विश्वास, क्या चीजें समझ नहीं आ रही। मैं आज से उसको ठीक करने के लिए बार बार कह रहा हूं, कमेंटबाजी से बचें। आखिरी के पलों में कमेंट्स लेंगे आराम से, फुर्सत से। जो आपको बात करनी है, पूछना है, मैं आपको बताऊंगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान से सुने, ठीक है भाई? वरना आपकी बर्बादी आप खुद लिख रहे हैं। किसी गोपाल वर्मा के कहने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन होगा। और सही तरीके से अगर सिलेक्शन लेना है तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान दें। अगली बात को हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो बात हमारे सामने आती है, कुछ शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। बच्चों बोलना जरा, शाबाश, बोलो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी के सभी शब्दों को एक बार मैं भी बोलना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। लिखा है मेरे सामने नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम बात करना चाहें तो इन सभी के सभी शब्दों को कायदे से हम कहते हैं बच्चों नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं?
नेगेटिव वर्ड्स। इन सभी के सभी शब्दों को हम कायदे से कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव वर्ड्स कहने का मतलब ये समझ आया कि ये शब्द पहले से ही नेगेटिव है, इसका मतलब इनके अंदर पहले से ही नॉट जुड़ा है, इसलिए इन लिखे हुए शब्दों के साथ हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। नॉट लिखने की जरूरत हमें नहीं है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर दिमाग लगाते हैं। बड़ा प्यारा सवाल हुआ। सबसे पहली बात तो इस लिखे हुए रेयरली की वजह से हम लोगों को इस नॉट को हटाना पड़ा। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, इसी रेयरली की वजह से हम बताने का काम कर रहे हैं हैबिट या रूटीन एक्शन। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी की वजह से हम लोगों ने इज और मेकिंग दोनों को हटाकर हम लोगों ने लिखने का काम किया मेक्स। क्लियर होगी बातचीत भाई? अब तीसरी बात आ गई, इस शब्द की अरेंजमेंट कहाँ हो। इस शब्द की अरेंजमेंट कहाँ हो, तो इसकी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए मेक्स से पहले। तो आपका करेक्ट आंसर तैयार हुआ, ही रेयरली मेक्स अ डिश। ठीक है बच्चों, तो बड़े प्यारे सवाल हैं। कृपया इस सारी की सारी बात को बड़े ध्यान से समझें, एक बार रिवाइज करें, फिर चीजों को आगे लेके चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। यहाँ तक की बात आप लोगों ने जो लिखी देखी है, कृपया इसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने हम लोगों ने एक छोटी सी बातचीत के आधार पर 3 तरह के क्वेश्चंस तैयार किए। कृपया ध्यान से सुने। कंपैरिजन एनालिसिस कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं तो ये मेंशन करता है किसी भी हैबिट, आदत या रूटीन एक्शन जिसे आप बार बार करते हैं। हैबिट या रूटीन को बताने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल हुआ इनकी अरेंजमेंट। 2 हिस्सों में हमने इन शब्दों को बांटा। इनकी अरेंजमेंट हमेशा फिक्स होती है। पहली कैटेगरी हुई फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द जो वर्ब से ठीक पहले आते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा टाइम। एवरी बता रहा है फ्रीक्वेंसी और मॉर्निंग बता रहा है टाइम। टाइम बताने वाले शब्दों को हम सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। ये दूसरा सवाल हुआ इनकी अरेंजमेंट। तीसरा सवाल उठकर आता है जिसे हमने कहा नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव वर्ड्स ऐसे शब्द हुए जिनके अंदर पहले से ही नेगेटिव मीनिंग है, यानी कि नॉट जुड़ा है, इसलिए इन शब्दों के साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। और यही है सारी की सारी ये बात। ठीक है जी, चलिए थोड़ी सी बातों को आगे लेकर चलने का प्रयास करते हैं।
एक दूसरे डिस्कशन पर लेकर चल लेते हैं। चलिए बड़े ध्यान से चीजों को समझने का काम करते हैं दोस्तों। और दूसरी बात सामने आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही मदद से हम एक और चीज को मेंशन करना चाहते हैं। जब हम मेंशन करना चाहते हैं टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से समझें। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे नहीं, एक लड़की है जो बार बार कह रही है सर रिपीट करना इसीलिए कहता हूं ध्यान से सुनो। मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे गाड़ी आगे चलती चली जाएगी। संख्या कम नहीं है आपके बैच में, 15,000 बच्चे बैठे हैं और एक एक बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट है। आपके बीच ही बैठे हैं वो सीरियस सिलेक्शन वाले बच्चे जिनका पूरा फोकस है कि वो एक ही बार में अपने सिलेक्शन को पाएंगे, और आप ही के बीच बैठे हैं वो टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। और टाइम पास करने वालों से मुझे सख्त नफरत है, टू बी वेरी फ्रैंक। जिन्हें पढ़ना है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, और जिन लोगों का ध्यान नहीं है वो बार बार ये कहते हैं सर रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। मेरे भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें समझानी है। अगर रिपीट करने पे लग गए तो इसका मतलब कम से कम 6-7 महीने तक मैं आपको यहां बैठाकर बेवकूफ बनाता रहूंगा। एक ही बार सुने, बड़े ध्यान से सुने। आपके पास वीडियोस हैं, वीडियोस को कितनी ही बार आप रिपीट करके देखें वो आपकी अपनी इच्छा है। मेरे साथ जुड़े, एक बार बड़े ध्यान से सुने। और जिन्हें सुनने की आदत नहीं है मैं उन मूर्खानंदों की लिस्ट बनाता हुआ चल जाऊंगा। ठीक है जी, चलिए। अभी भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे रिपीट, कोई बात नहीं सर मेरे सामने आई बात एक अगली, मैंने कहा टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। अब सवाल उठता है कई सारे बच्चों के दिल में, यूनिवर्सल ट्रूथ हम किसे कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। कुछ लोग ये मानते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिससे कोई नहीं झुठला सकता। सवाल ये उठता है कि क्या मैं किसी से जाकर ये पूछूं कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? सामने वाला मुस्कुराएगा, भाई अगर उसे जानकारी नहीं है तो क्या झूठ हो जाएगा? नहीं बच्चों, गलत तरीका है। यूनिवर्सल ट्रूथ को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर चलेंगे, और इसकी सबसे पहली जो कैटेगरी है उसे हम कहते हैं बच्चों साइंटिफिक फैक्ट। मेरे साथ बोलकर सुनाओ जरा, क्या लिखा मैंने? ठीक है, इसका मतलब जिसे मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, जिसे प्रूव किया है साइंस ने। एक एग्जाम्पल से मैं आपको मिलाना चाहूंगा। जैसे अगर मैंने आपके सामने कहा वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें, अगर इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस लिखे हुए सेंटेंस में आपको एक बहुत अच्छी बात समझ में आएगी कि इस लिखी बातचीत में बेसिकली इसे तो साइंस ने, विज्ञान ने सिद्ध किया है। और अगर साइंस ने इसे प्रूव किया है तो इस फ्रीजिंग की जगह पर यहां पर होना चाहिए फ्रीजेस। बोलो हाँ। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सवाल फिर से लिखा, द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स। अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं द अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान से समझें। हो तो रहा है ये अपने आप में एक्शन कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर ध्यान से समझें तो इसे प्रूव किया है साइंस ने। इसका मतलब ये लॉ ऑफ ग्रेविटी वाली बात याद आ रही होगी। इसी वजह से हम अगर इसे इस पुलिंग को हटाकर लिखें इसे पुल्स तो ज्यादा बेहतर होगा। इनकी वजह है, इनकी वजह को हम समझेंगे कुछ समय के बाद। एटलीस्ट एक एक करके हम लोग लेवल उठाते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात से मैं आपको मिलाना चाहूंगा, और दूसरी बात है इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल फैक्ट। एक दूसरी बातचीत हमारे सामने आई जिसे हम लोगों ने कहा मैथमेटिकल फैक्ट। जब मैथमेटिकल फैक्ट की हम बात करते हैं तो जिसे कहा गया है, सिद्ध किया गया है गणित में। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, a bisector divides a line or an angle into 2 equal parts। देखो कितना प्यार से इसका अर्थ समझ में आता है। ठीक है, अगर हम कहने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बाइसेक्टर किसी एंगल को या किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। सर मैंने नहीं कहा, गणित ने इसे प्रूव किया है, और जिसे प्रूव किया है उसी चीज को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कैटेगरी में लेकर चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ी सी बात आगे लेकर चलते हैं।
मैथमेटिक्स की किसी भी थ्योरम को आप पढ़ें, मैथमेटिक्स की किसी भी थ्योरम के आधार पर आप किसी भी प्रॉपर्टी को पढ़ें, सभी की सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कही जाती हैं। एक अगली बात से हम लोग मिलने का काम करते हैं और इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं फिलोसॉफिकल फैक्ट। अब फिलोसॉफिकल शब्द जो बना है दोस्तों, ये शब्द बना है फिलोसॉफी से। बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई, ठीक है जी। इसे हम कहते हैं फिलोसॉफी। अब फिलोसॉफी शब्द को अगर आप समझें तो ये दो हिस्सों में बंट सकता है। फिलोसॉफी को अगर हम हिस्सों में बांटें तो ये दो हिस्सों में बंट सकता है। एक हुआ फिलो की अगर हम बात करते हैं तो फिलो का अर्थ हुआ लव। क्या अर्थ हुआ? लव, ठीक है जी। इसका अर्थ हुआ लव, ठीक। जैसे आप भी किसी को देख के प्यार करते हैं ना, तेरी अदाओं पे मरता हूं, लव तुझे लव मैं करता हूं, शिकारी हो तुम। तो सोफी की अगर हम बात करते हैं तो सोफी का अर्थ समझ में आता है लाइफ। क्या कहा मैंने? लाइफ, ठीक है जी। लाइफ की जगह कुछ ग्रामेरियंस मानते हैं इसका अर्थ निकलता है विजडम। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी इंसान को उसकी जिंदगी देखने का तरीका सिखा दे, ठीक है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं जो कई बार परीक्षा भी पूछ चुकी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डेथ इज कमिंग टू ऑल। क्या ये सेंटेंस कहना ठीक है? आप कहोगे सर ये तो है तो बातचीत कॉन्टिन्यूस में, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये बात फिलोसॉफिकल है। जीवन के लिए एक सेंटेंस है, जीवन को देखने का तरीका बदल जाए। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास जीवन के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आप क्या करोगे? दीपक साहब, अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास जीवन के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, आप क्या करोगे? हर जगह घूम का आओगे। अरे आपकी कहने का एक ही मतलब है कि सर कि मैं मौज लूंगा। अरे आया ना, आप एक ही बात कहोगे, मौज जा शाम सवेरे हुण मौज जाए, यही तो करोगे और क्या करोगे? अरे हाँ ना। तो सबसे पहली बात यही है कि सबको ये पता है, इसीलिए इस बातचीत को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर होगी बातचीत? चलिए आगे बात को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हुई फिलोसॉफिकल बात। इसी का एक अगला आधार आता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। जब साइकोलॉजिकल फैक्ट को हम समझना चाहें तो साइकोलॉजिकल जो शब्द बना है बेसिकली वो बना है साइकोलॉजी से। जब साइकोलॉजी को हम लोग हिस्सों में बांटना चाहेंगे तो सर ये भी क्लियर होगा। साइक का अर्थ हुआ बिहेवियर। क्या कहा बच्चों? बिहेवियर। ओलॉजी की अगर हम बात करते हैं, मैं बता चुका हूं इसका अर्थ स्टडी ऑफ। इसका अर्थ एक ऐसा सेंटेंस, सुन रहा है ना तू, एक ऐसा सेंटेंस जो इंसान के व्यवहार का अध्ययन करना सिखाता है। जैसे अगर मैं कहूं लव इज चेंजिंग अ पर्सन, किसी इंसान को अगर प्यार हो जाए तो उसका व्यवहार बदल जाता है। हाँ या ना? चेहरे पे मुस्कुराहट, बालों में नमी, हल्की हल्की आंखों में चमक, लेटे रहते हो कहीं, तेरा होने लगा हूं। साइकोलॉजिकल। इस चेंजिंग को हटाकर हम लोग इसके आधार पर लिखते हैं चेंजेस। ठीक है बच्चों, एक बार मेरे साथ फटाफट से मिलकर रिवाइज करें, फिर उसके बाद आगे चलने की कोशिश हम करेंगे। हमारे सामने लिखा हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट मेंशन करता है यूनिवर्सल ट्रुथ को, और यूनिवर्सल ट्रुथ को यूं ही हम लोग नहीं मानते। यूनिवर्सल ट्रुथ को हम 3 कैटेगरीज में बांटकर चलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी हुई साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक अध्ययन। जो वैज्ञानिक बातें हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी बात हमने कही मैथमेटिकल, गणित से संबंधित कोई भी वाक्य हो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तीसरी बात हम लोगों ने कही फिलोसॉफिकल, यानी कि कोई भी ऐसी बात जो आपके जीवन को देखने का तरीका बदल सकती है। और एक आखिरी बात साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो इंसान के व्यवहार के बारे में बात करें। इन सभी को हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जरा ध्यान से देखें, रिवाइज करें, उसके बाद आगे चलते हैं प्लीज।
आई होप आप लोगों ने चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चीजों को आगे लेकर चलते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बेसिकली ऐसे नहीं कहा जाता कि किसी भी चीज को मान ले, मानने के आधार अगर स्पष्ट हैं तो हर एक चीज क्लियर होती है। एक शब्द हमारे सामने लिखा है, इसकी भी जांच कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं फैक्ट। फैक्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं प्रूवन स्टेटमेंट। कोई भी ऐसा वाक्य जिसे सिद्ध किया जा सकता है। तो अगर आपकी परीक्षा में लिखा हुआ मिलता है प्रूवन फैक्ट, तो कायदे से ये अपने आप ही कहता है सुपरफ्लॉस। आपको इस प्रूवन कहने की जरूरत नहीं है। चलिए भैया कहानी को थोड़ी बात आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। एक अगली बात को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक आगे बात आती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं जब हम मेंशन करना चाहते हैं, टू मेंशन अ प्रोवर्ब, कोटेशन, या फिर अगर हम कहने की कोशिश करें सेइंग। जब हम मेंशन करना चाहते हैं उसे हम कहते हैं प्रोवर्ब, कोटेशन या फिर सेइंग। ठीक है, प्रोवर्ब, कोटेशन या फिर सेइंग अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे काफी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। प्रोवर्ब की अगर हम बात करते हैं तो प्रोवर्ब का मतलब समझ में आता है मोरल ऑफ अ स्टोरी, किसी भी कहानी का मोरल, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके पीछे कहानी छिपी हुई हो। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप लोग जैसे ही इसे पढ़ते हैं, आप जैसे ही इसे पढ़ते हैं तो इस बात को पढ़ते ही आप लोगों को याद आती होगी उस इंसान के बारे में, उस कहानी के बारे में जिस कहानी के अंदर खरगोश और कछुआ दौड़ लगाते हैं। याद आ रही है बातचीत? तो जिस सेंटेंस के पीछे कहानी छिपी उसी को आप प्रोवर्ब कहते हैं। अगली अगर हम बात करना चाहें तो ये लिखा कोटेशन। कोटेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। जब किसी भी कही हुई बात को यूं का यूं अपन लिखने की कोशिश करते हैं, आई मीन किसी भी किताब की कही लिखी बात को यूं का यूं लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहने का प्रयास करूं नाम सुना होगा आप लोगों ने, इस काफी अच्छे राइटर रहे, पोइट रहे हैं, जॉन कीट्स। एक तरफ लिखा मिलता है परीक्षा में सेड, एक तरफ लिखा मिलता है सेज। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अगर हम इसे समझें तो इन पोएट की एक पोयम की लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, आप लोगों ने स्कूल लेवल पर पढ़ी होगी। इस पोयम का नाम भी यही है। तो बेसिकली कही गई बात हम मेंशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात से भी मिलाता हूं, इसे हम कहते हैं दोस्तों सेइंग। जब हम सेइंग की बात करते हैं तो सेइंग का मतलब समझ में आता है स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन। कोई भी ऐसा इंसान जो अपने फील्ड में फेमस है, उसके कहे गए शब्दों का हम जब यूं का यूं जिक्र करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं लेकर चलना चाहूँ, सुभाष चंद्र बोस नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक चॉइस लिखता है पेपर सेज, एक चॉइस लिखता है सेड, दिल्ली चलो। आप अगर इसे समझने का प्रयास करें तो सुभाष चंद्र बोस के कहे गए ये शब्द जाने माने हैं, सभी के सभी लोगों को पता चलता है। दो चॉइसेस आपके सामने मिलती हैं, दोनों में से आप किसी एक चॉइस, यानी कि कही हुई बात आज भी लोग जानते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से मेंशन करते हैं। कृपया ध्यान से इन्हें देखें, फिर आगे चलते हैं प्लीज।
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी, समझ ली होगी। प्रयास करते हैं थोड़ा सा चीज़ों को आगे समझने की बातचीत से। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो समझने का प्रयास किया है वो आप लोगों ने समझा हैबिट, रूटीन, एक्शन बताने का काम। आपने दूसरी बात समझी, हैबिट रूटीन को समझाने में 3 सवाल सामने आए। दूसरी बात हम लोगों ने समझी जिसे हम कहते हैं, अरे वाह, यूनिवर्सल ट्रुथ। 4 हिस्सों में हमने इसे बांटा। और एक अगली बात हमारे सामने आई, कोई भी प्रोवर्ब, सेइंग, कोटेशन का जब जिक्र हम करते हैं तो इसे हम मेंशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए कहानी आगे लेकर चलते हैं। सॉरी। यहां तक तो बात थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम लोग जिक्र लेकर चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और इसका पहला जो जिक्र आता है इसे हम कहते हैं टू मेंशन अ लाइव एक्शन। इसे हम कहते हैं दोस्तों टू मेंशन अ लाइव एक्शन। सवाल ये उठता है लाइव एक्शन हम किसे कहते हैं? सवाल ये उठता है लाइव एक्शन हम किसे कहते हैं? लाइव एक्शन, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कुछ मूर्खानंद साथ साथ कमेंट कर रहे हैं, किसी के बाप से भी नहीं रुकने वाले। अरे हाँ ना, कुछ लोग मेरी इस बात पर हंस रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है साथ साथ चाय पकौड़े चल रहे हैं, हाँ ना, हो सकता है कुछ लोग साथ साथ चैटिंग भी कर रहे हैं। तेरी याद आती है और हमको रुलाती है। ये सारे के सारे एक्शंस हमने कहे लाइव एक्शन। लाइव एक्शन कहने का मतलब समझ आता है वो एक्शन जो उस समय चल रहा है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा एक्शन जो उस समय चल रहा है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ऐसा एक्शन जो उस समय चल रहा है जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं लाइव एक्शन। अब लाइव एक्शन अगर हमें बताना है तो इसके भी कीवर्ड्स सामने आते हैं। अब कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने आपके सामने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई। नाउ, क्या कहा भाई? नाउ। कभी कभी हम इसी के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं राइट नाउ। अच्छा बच्चा, समझदार बच्चा जो सीखना चाहता है वो साथ साथ बोलने का प्रयास करेगा। ठीक है ना जी, बाकी तो मैं देख ही रहा हूं। हमने कहा नाउ, राइट नाउ। कभी कभी हम लिखते हैं इसी की जगह एट दिस टाइम। ठीक है बच्चों, एक और शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं करंटली। मैंने कहा इसी की जगह एक और शब्द प्रेजेंटली। ठीक है बच्चों, ऐसे ही शब्दों की अगर हम बात करना चाहें तो ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो लाइव एक्शन बताने की कोशिश करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलो एक दो एग्जाम्पल से कहानी को समझने का काम करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा ही इज वॉचिंग द टीवी नाउ, तो इस नाउ होने की वजह से ही ये एक्शन आप लोगों ने मेंशन किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक अगली बात को हम लोग लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं, एक प्यारा सवाल हमेशा जो आपको अच्छा लगता है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली speaking to someone else। ऐसा सेंटेंस हम सुनते हैं जब आप किसी अजीज, किसी चहेते के पास फोन करते हैं और आपको ये मैसेज सुनाई देता है, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। अरे हाँ ना, आप अपनी आशिकी के पास फोन मिलाते हैं, वो किसी और से बात कर रही होती है। इसका मतलब पासवर्ड चेंज करने का वक्त आ गया है। ये करंटली होने की वजह से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस, करंटली होने की वजह से ही कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही खेल समझने का है। कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें अगर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। चलिए बातें आगे लेकर चलते हैं। एक दूसरे एक्शन की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। इसे हम कहते हैं टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मैं इस समय बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप लिख भी रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मान ही नहीं रहे हैं, वो खैर अलग तरीके के इंसान हैं, उनको तो किसी का खैर। बातें समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ बच्चों के दिल में आंसर आया। मैं अगर आपसे पूछूं आप में से कितने बच्चे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
यकीनन कुछ बच्चों का आंसर आया। मैं अगर आपसे कहूं कि आप में से कितने बच्चे हैं जो अपनी जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई आंसर देगा। अब ध्यान से इस बात को समझना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सभी के सभी मेरे साथ मिलकर टेंस पढ़ रहे हैं, बोलो हाँ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सभी के सभी मेरे साथ मिलकर टेंस पढ़ रहे हैं। अरे हाँ है ना, आपका ग्रेजुएशन करना, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन करना, आपका जॉब करना, हो सकता है आप किसी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, हो सकता है आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, ये सारे के सारे जो काम हैं वो ऐसे एक्शंस हैं जो इस समय नहीं चल रहे पर पैरेलली कहीं ना कहीं और ये कॉन्टिन्यूस हैं। बात समझ में आ रही है? तो पैरेलल एक्शन हम उस एक्शन को कहते हैं जो कंटिन्यू तो है पर नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक ऐसा एक्शन जो कॉन्टिन्यूस तो है, कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन एक ऐसा एक्शन जो साथ साथ नहीं चल रहा। एक बात आगे लेकर चलते हैं। अगर मैं कहूं, पहले इसके कीवर्ड्स भी तो लिख लेते हैं बच्चों, ताकि तभी तो ये चीज क्लियर होगी। इसके कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें लिखा हुआ मिलता है these days, या फिर कभी कभी हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है nowadays। ठीक है जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल लेके चलने की कोशिश करते। मैंने कहा राहुल इज परस्यूइंग MBA these days। ठीक है जी, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दो बातें कृपया ध्यान से पढ़ें, रिवाइज करें। चलिए, यहां तक की बात हम लोगों ने समझी है, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो यहां तक की बात हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे।
इन्हीं के आधार पर जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें समझें। ठीक है बच्चों। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सभी के सभी सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इन सेंटेंसेस को पढ़कर हम लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये सेंटेंसेस अपनी जगह सही हैं। ठीक है, अगर इन सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं बातें उलझी हुई हैं, लेकिन इन सभी के सभी सेंटेंसेस में अगर थोड़ा कायदे से समझें तो इन सेंटेंसेस में वजह हमें नहीं पता। अब वजह को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और कायदा क्या कहता है वो आपके सामने है। हम ऐसी वर्ब्स की अगर बात करते हैं तो ऐसी लिखी हुई वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ऐसी लिखी हुई वर्ब्स का जिक्र थोड़ा अलग तरीके से हमें समझना होगा, और इसको लेकर एक छोटा सा नियम हम लोग कैटेगरीज में बांट लेते हैं। वी यूज, चलो दूसरे तरीके से इस बात को लिखवाता हूं, द फॉलोइंग categories of verbs are generally used in indefinite tense in place of continuous tense। मैंने आपके सामने कुछ लिखा है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी है, मैं एक बार फिर से इसे पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे सामने लिखा है The following categories of verbs are generally used in indefinite tense in place of continuous tense। इस बात को जब आप आराम से नोट्स में लिखेंगे तो अंडरलाइन कीजिएगा, जनरली, इंडेफिनेट टेंस और एक हमने कहा कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं इन वर्ब्स की अगर बात करूं तो इन वर्ब्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं और जनरली हम लोग इन्हें इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं, इनका कॉन्टिन्यूस टेंस से कोई लेना देना नहीं। अब क्या है इनके पीछे कहानी वो समझ आएगी थोड़े समय बाद। पहले मैं इन कैटेगरीज की बात करता हूं, और सबसे पहली मैंने लिखी आपके सामने वर्ब्स रिलेटेड टू सेंस। क्या कहा मैंने? वर्ब्स रिलेटेड टू सेंस, यानी कि सेंस बेसिकली हमारी 5 हैं, इन पांचों की पांचों सेंस से रिलेटेड वर्ब अगर कही जाए, मैंने कहा सी, मैंने कहा टच, मैंने कहा टेस्ट। ठीक है बच्चों, पहली कैटेगरी हुई सेंस। दूसरी कैटेगरी से अगर हम बात करना चाहें तो दूसरी कैटेगरी कहलाती है फीलिंग। जब दूसरी बात हम करते हैं फीलिंग की तो फीलिंग से भी कई सारे शब्द आते हैं। जैसे आप अगर किसी इंसान को जाकर कहने की कोशिश करते हैं, आप किसी इंसान को कहने की कोशिश करते हैं आई एम लाइकिंग यू, सामने वाला बेहोश, सामने वाला कहेगा अरे इंग्लिश तो बोलनी सीख ले भाई, तो बेसिकली आप कहते हैं आई लाइक यू। ठीक है, तो ये फीलिंग से रिलेटेड वर्ब होगी लाइक, लव,
hate, etc. ये जितनी भी वर्ब्स हैं सभी की सभी इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं, कॉन्टिन्यूस में इनका लेना देना नहीं। एक अगली कैटेगरी आती है बच्चों जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रोसेस। ऐसी वर्ब्स जिनके अंदर हम लोग दिमाग का यूज करना सीखते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसी वर्ब्स जिनके अंदर हम लोग दिमाग का यूज करना शुरू करते। जैसे अगर मैं कहूं आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आप कहोगे नहीं सर गलत बोल रहे हो, करेक्ट होना चाहिए आई थिंक यू आर राइट। तो ऐसी वर्ब जैसे मैंने कहा थिंक, नो, अंडरस्टैंड एटसेट्रा, ये सभी की सभी वर्ब्स अगर हम कहें तो मेंटल प्रोसेस, दिमाग का प्रयोग बताती हैं। एक और कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाता हूं जो बताने का काम करता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ? कोई इंसान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दिखने में कैसी लगती है। अगर मैं आपसे पूछूं आज मैं कैसा लग रहा हूं, आप कहोगे यू आर लुकिंग हॉट, नहीं, यू लुक हॉट। अपीयरेंस बताना है इंडेफिनिट टेंस में, लुक, सीम, अपीयर, ठीक है भाई। एक अगली कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो अगली कैटेगरी आती है दोस्तों जिसे हम कहते हैं पोजेशन। पोजेशन बताती है किसी चीज पर अधिकार। जब आप किसी चीज पर अधिकार बताने की बात करते हो तो ये भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं इंडेफिनिट में बताई जाती है। जैसे अगर मैं कहना चाहूं हैव, वांट, OWN एटसेट्रा। मैंने 5 कैटेगरीज अभी आपके सामने रखी हैं। ऊंची आवाज में बोलें सबसे पहले शाबाश, वेरी गुड, खूबसूरत, अरे वाह, और एक और का। जब इन 5 कैटेगरी में कोई वर्ब ना फिट हो तो हम लोग उठाकर लाते हैं एक आखिरी कैटेगरी एंड दैट इज कॉल्ड मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जब किसी भी कैटेगरी में नहीं तो उठाकर इसमें हम रखते हैं। जैसे अगर कोई इंसान आपके सामने कहता है इट इज नॉट मैटरिंग टू मी, आपको ये क्या बदतमीजी है, तो करेक्ट होना चाहिए इट डज नॉट मैटर टू मी। तो बेसिकली मैटर की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी वर्ब्स जो किसी कैटेगरी में नहीं उठाओ मिसलेनियस में चिपका देते हैं। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को हम करेक्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, लिखा है मेरे सामने आई एम सीइंग यू, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो गलत तरीका है, ये होना चाहिए आई सी यू। अगर मैं पूछूं वजह क्या है, वजह इधर लिखी हुई है, ये वर्ब लिखी है सेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है ही इज रिस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स। अब सर रिस्पेक्ट करना कौन सी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है? रिस्पेक्ट कैटेगरी फीलिंग से जुड़ा है। इसी वजह से इज रिस्पेक्टिंग को हटाकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहने का प्रयास करते हैं रिस्पेक्ट्स। तो फीलिंग से रिलेटेड कोई भी वर्ब है उससे हम लोग इंडेफिनिट टेंस में बताने का प्रयास करते हैं। एक अगली बात हम लोग लेकर चलते हैं। मेरे सामने लिखी है एक अगला सेंटेंस, राज इज वांटिंग अ न्यू शर्ट। अगर वांट की मैं बात करता हूं तो वांट कौन सी तरह की बात करता है? तो आपने कहा राज वांट्स। ये वांट्स कौन सी कैटेगरी से जुड़ा हुआ? पोजेशन। आपको कोई चीज चाहिए तो अधिकार बताने की कोशिश करते हो और ये हुआ हमारा पोजेशन। अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है शी इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। तो सर नीडिंग, ये पेपर ने पूछे हैं सवाल, कोई भी ऐसी बात नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा कह रहा था परीक्षा में कैसे आता है ये सवाल, परीक्षा में ये उड़कर आता है। अरे मेरे भाई तुम लोग बेसिक चीजों को नहीं समझोगे, तुम्हारे दिमाग में ये गलतफहमी क्यों बैठी है? वो इंसान बेवकूफ होता है जो ये जानना चाहता है पेपर में कैसे आता है। अरे आपके पास पूरी जन्नत है। एक बचपन में एक पहेली पूछते थे हमसे बड़े बुजुर्ग। वो कहते थे अगर मान लो तुम रोड पर चले जा रहे हो, एक जगह पर 1000 का नोट, उस समय 1000 का नोट चलता था, एक जगह 1000 का नोट पड़ा है, एक जगह 10 रुपए का नोट पड़ा, आप किसे उठाओगे? अरे भाई दोनों को उठाएंगे यार, हमारे पास इंग्लिश सीखने का मौका, हम सब कुछ सीखेंगे। रही बात क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उसकी टेंशन आपकी नहीं है, ठीक है? उसकी टेंशन आपकी नहीं है, उसकी टेंशन मेरी है। समझने के जगह आप चाहते हैं मुझसे कि सीधे सवाल बताओ पेपर में क्या आएंगे, तो आप गलत जगह हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सेंटेंस भी है। तो नीड आपका बताने का काम करता है पोजेशन। अगला सवाल आता है आई एम बिलीविंग इन यू। जब आप किसी पर विश्वास करते हो तो विश्वास करने की वजह आपका दिमाग कहता है, इसीलिए आपने कहा आई बिलीव इन यू। ये हुआ हमारा मेंटल प्रोसेस। एक अगला सवाल आता है इट इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री। अगर हम कहें
तो इट इज इक्वलिंग टू 90 डिग्री, तो इसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। इट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और कुछ नहीं फिट बैठता तो हमने इसे उठाकर रखा मिसलेनियस कैटेगरी। एक बार थोड़ा ध्यान से इसे देखें, फिर चीजों को आगे लेकर चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। तो चलिए इन सभी की सभी बातों को हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़कर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं जितना ध्यान से आप लोग रिवाइज करेंगे उतनी ही खूबसूरती से मैं चीजों को आगे जोड़ना शुरू करूंगा। मेरी बातों का बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कहानी शुरू हुई है तो आपके सैकड़ों नहीं हजारों सवाल आएंगे। मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको उस लेवल पर जरूर पहुंचाऊंगा जहां आपके सवालों के जवाब आपके सामने आप खुद तैयार करोगे। ठीक है, और उस तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेशेंस रखना। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप सही जगह पर हैं। धीरे धीरे चीजों को मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा, और जितने सवाल उठ रहे हैं सवाल का समय आने पर आप खुद जवाब ढूंढ लेंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, गुड नाइट। उम्मीद करता हूं चीजों में मैं इसीलिए शुरुआत के डेमोन्स्ट्रेशन की क्लासेस में आराम से चल रहा था कम, अब धीरे धीरे हमारा पिकअप यूं ही बढ़ता जाएगा। हर दिन की वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से समझें। और जो बच्चों की आदत है क्लास के टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि सर रिपीट कर दें, सर कभी भी नहीं होगा। एक बार, आखिरी बार। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय श्री राम।